आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे करनाल। करनाल अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सारा कुछ करनाल के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है करनाल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि इसको राजा कर्ण ने बसाया था, जिसकी वजह से इसका नाम करनाल पड़ा। राजा कर्ण के द्वारा इसे बसाया गया था। जिस कारण इसका नाम करनाल पड़ा। अगर हम बात करें इसके पुराने नाम की, तो इसका पुराना जो नाम था वो था करनाली। करनाली अगर संधि विच्छेद की जाए, कर्ण प्लस आले, आले कहते हैं घर को, तो मतलब कर्ण का घर। कर्ण का घर या फिर आप कर्ण का निवास स्थान भी बोल सकते हैं। तो ये इसका पुराना नाम था, इस वजह से इसका नाम करनाल पड़ा। अब हम बात करते हैं कि करनाल के उपनाम क्या क्या हैं। करनाल के उपनाम, सबसे पहले इसको धान का कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा या फिर आप इंग्लिश में इसे राइस ऑफ बाउल या फिर चावल का कटोरा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर धान सबसे ज्यादा होता है। और उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त रूप से धान का कटोरा क्या है, तो वो हमें याद रखना है, एक तो करनाल है, एक कुरुक्षेत्र है और एक कैथल है। यह संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहलाते हैं। उसके अलावा अगला इसका नाम है एग्रो हब ऑफ हरियाणा। यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए इसको एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि भारत का सबसे सुंदर शहर अगर पूछा जाए तो वो चंडीगढ़ है, और अगर हरियाणा का सबसे सुंदर शहर पूछा जाए तो वो करनाल है। तो इसलिए इसको हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस भी इसको बोला जाता है। उसके अलावा सूल सिटी इसको बोलते हैं। सूल सिटी क्योंकि यहाँ का लिबर्टी का जूता बहुत फेमस था। लिबर्टी का जूता यहाँ का बहुत फेमस था, इस वजह से इसको सूल सिटी भी बोला जाता है। उसके अलावा इसको प्राचीन शहर भी कहा जाता है। और उसके अलावा नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर। इसको अंग्रेजों ने एक सुव्यवस्थित तरीके से बसाने का काम किया था। और अगर पूछ लिया जाए कि इसको अंग्रेजों ने कब बसाना स्टार्ट किया था व्यवस्थित तरह से, तो हमको बताना है 1806 में।
अंग्रेजों ने 1806 में इसको इसको अच्छी तरह से बसाने का काम किया था, तो इसलिए इसको नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी कहते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पड़ता है। तो जो करनाल है वो हरियाणा के मध्य पूर्व पड़ता है। हरियाणा के मध्य पूर्व में पड़ता है। यह हरियाणा के मध्य पूर्व में पड़ता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसका गठन कब हुआ था, तो ये हमको याद रखना है जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे जिनमें से एक करनाल भी था। तो हमें याद रखना है कि करनाल का जो गठन है वो हरियाणा के साथ ही हुआ था। 1 नवंबर 1966 को। उसके अलावा अगर हमसे इसकी जनसंख्या पूछ ली जाए, जनसंख्या अगर पूछ ली जाए हमसे, तो इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। 15 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या है। तो ये हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी तहसील के बारे में कि यहाँ पर तहसील कौन कौन सी है और ये किस मंडल में पड़ता है। अगर हम मंडल की बात करें, अगर मंडल की बात की जाए तो करनाल खुद एक मंडल है और इस मंडल के तहत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो है करनाल, एक है कैथल और एक पानीपत। करनाल खुद एक मंडल है और उस मंडल में ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ की तहसील की। तहसील सबसे पहले तो ये खुद एक तहसील है, करनाल यहाँ पे तहसील है। उसके अलावा घरौंडा है, उसके अलावा घरौंडा है, उसके अलावा नीलोखेड़ी है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ की आरक्षित सीट कौन सी है, तो नीलोखेड़ी यहाँ की आरक्षित सीट है, ये आपको याद रखना है। आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी। उसके अलावा एक इसका डिस्ट्रिक्ट है असंध तहसील, तहसील इसकी एक असंध है। असंध के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये राजा था, क्या नाम है उसका, अर्जुन का पोता था वो, उसका नाम फिलहाल ध्यान में है नहीं, अभी बताता हूँ मैं। उसकी राजधानी रही है। तो आरक्षित सीट नीलोखेड़ी है, एक असंध है। उसके अलावा एक यहाँ पर है इंद्री, इंद्री तहसील है। और ये याद आ गया राजा परीक्षित, परीक्षित की ये दूसरी राजधानी भी रही थी असंध। इसके बारे में याद रखना है कि ये राजा परीक्षित की राजधानी में रही थी। जब पांडवों ने राजकाज त्याग दिया था तो इसको राजा परीक्षित को वो राजा बना करके गए थे और इसने अपनी राजधानी असंध को बनाया था। तो ये थी इसकी 5 तहसीलें। अब हम विधानसभा सीट की बातें करते हैं। तो यहाँ की विधानसभा सीटें हमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जो इसकी तहसील है यही इसकी विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीट भी यही है, इसकी पांचों की पांचों यही विधानसभा सीट है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी उपतहसील की। तो 3 इसकी उपतहसील है। तीन इसकी उपतहसील है। एक तो है मिसिंग, एक है निगदू
ये 3 इसकी उप तहसील है। हमने मंडल की बात की, मंडल करनाल खुद एक मंडल है और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके अलावा तहसील की बात की, जो इसकी तहसील है वही विधानसभा सीटें हैं। उसके अलावा उप तहसील की बात की हमने। अब हम आगे देखते हैं यहाँ के औद्योगिक धंधों के बारे में कि यहाँ पर औद्योगिक धंधे कौन कौन से चलाए जाते हैं, जो यहाँ के मेन औद्योगिक धंधे हैं। सबसे पहले उद्योग की बात करें तो यहाँ चिकित्सक उपकरण बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो चिकित्सक उपकरण बनाए जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा वनस्पति तेल बनाया जाता है, जिसको हम रिफाइंड के नाम से जानते हैं। उसके अलावा लिबर्टी शूज, जूते, क्योंकि हमने पढ़ा था इसको शूज सिटी भी कहा जाता है, तो इसी की वजह से कहा जाता है। उसके अलावा कृषि उपकरण, क्योंकि इसका नाम एग्रो हब भी हमने पढ़ा है तो वो इसी की वजह से पढ़ा है। उसके अलावा यहाँ पर चावल के उद्योग भी है। उसके अलावा यहाँ पर चावल उद्योग भी है। यहाँ के 2 चावल के ब्रांड बहुत फेमस है। अगर पूछ ले जाए ये कहाँ पे है तो ये नीलोखेड़ी में है। तो ये थे इसकी मंडल, तहसील, उप तहसील और इसके उद्योग के बारे में। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षा संस्थान हैं, इसी की वजह से यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं की वजह से करनाल बहुत ज्यादा डेवलप शहर है और हरियाणा का पेरिस भी को इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि बहुत डेवलप है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के शिक्षा संस्थान के बारे में। शिक्षा संस्थान, अगर बात की जाए शिक्षा संस्थान की तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पर। दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज यहीं पर है। उसके अलावा यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर महाराणा प्रताप बागवानी कॉलेज है। महाराणा प्रताप बागवानी कॉलेज अगर हमसे पूछ ले जाए तो हरियाणा की प्रथम बागवानी कॉलेज है, ये भी याद रखना है। हरियाणा की प्रथम, भारत की शायद 12वीं कॉलेज है बागवानी कॉलेज। बागवानी कॉलेज।
उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी स्कूल भी खोला गया है। प्रथम सैनिक स्कूल। और अगर पूछ ली जाए कि ये कहाँ खोला गया था, कुंजपुरा में खोला गया था। कुंजपुरा में खोला गया है। उसके अलावा सब्जी उत्कृष्ट केंद्र यहाँ पर है। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र यहाँ पर है। उसके अलावा बात की जाए तो गन्ना प्रजनन केंद्र यहाँ पर है। गन्ना प्रजनन केंद्र यहाँ पर है। उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग का केंद्र यहाँ पर है। मृदा लवण का अनुसंधान केंद्र। ये यहाँ पर है। उसके अलावा बात की जाए गेहूं शोध केंद्र यहीं पर है। उसके अलावा जौ शोध केंद्र यहीं पर है। जौ शोध केंद्र यहीं पर है। उसके अलावा एनसीसी की अकादमी यहाँ पर है। उसके अलावा अगर बात की जाए पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पर 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र। उसके अलावा उद्यान प्रशिक्षण केंद्र। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। उसके अलावा राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवास केंद्र विद्यालय। ये मोस्टली आप समझ सकते हैं कि वो जो विकलांग है या फिर उनके लिए है ये ऐसा आवास केंद्र जहां पर हॉस्टल की सुविधा है, ऐसा विद्यालय जहां पर हॉस्टल की सुविधा है। उसके अलावा यहाँ पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान भी है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान भी यहीं पर है। तो ये हमने अब तक पढ़ लिए हैं 15। तो ये हैं 1-2 अगर और बचे होंगे तो जैसे ही याद आएगा। हाँ, उसके अलावा फोरेंसिक साइंस लैब।
FSL फॉरेंसिक साइंस लैब यहीं पर है। उसके अलावा HAP हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग भी यहीं पर है, मधुबन में है। ये दोनों मधुबन में है, मधुबन में है। उसके अलावा बात की जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये फोरेंसिक साइंस लैब है कब बनी थी, तो इसको पहली बार 1973 में रोहतक में बनाया गया था। 1973 में रोहतक में बनाया गया था। उसके बाद में 1976 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया गया था रोहतक से। उसके अलावा NDRI यहाँ पर है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1923 में बेंगलोर में की गई थी। अगर सबसे पहली स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी पहली स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी। और उसके अलावा फिर 1955 में इसको बेंगलोर से करनाल शिफ्ट कर दिया गया था। 1955 में। अगर हरियाणा में पूछ लिया जाए तो 1955 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया गया था। इसके नाम पे एक रिकॉर्ड और है कि भैंस का सबसे पहला क्लोन यहां बनाया था। ये याद रखना है कि IVF से भैंस का प्रथम क्लोन यही बनाया गया था। और अगर पूछ रहे कब बनाया गया था, तो ये 1990 में बनाया था। पहली बार भैंस का IVF इन्होंने किया था। उसके अलावा फिर अगर पूछ लिया जाए कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, तो 1989 को इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। 1989 को इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। एक चीज और याद रखनी है इसके बारे में कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी को कहते हैं जो सिर्फ अपना कैंपस चला सकती है, उसके अलावा अपनी कोई दूसरी शाखा नहीं चला सकती। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर ये थी NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं। मंदिर की मंदिर यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं नहीं, क्योंकि मंदिर सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में है, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पहला तो सीता माई का मंदिर पाया जाता है। सीता माई का मंदिर, तो ये याद रखना है। ऐसा बताया जाता है कि पूरे भारत में अकेला एकमात्र ऐसा एक मंदिर है जो सिर्फ और सिर्फ सीता माई को अकेला समर्पित है। उसके अलावा जहाँ पर भी इसका मंदिर मिलेगा वो राम जी के साथ में मिलेगा। ऐसा बताया जाता है कि वो इस जगह पर धरती में समा गई थी और वहीं पर ये सीता माई मंदिर बनाया गया है। उसके अलावा अगर ये पूछ ले तो ये किस गांव में है, तो इस गांव का नाम भी सीता माई है। इस गांव का नाम भी सीता माई है। उसके अलावा यहाँ माता बाला सुंदरी का मंदिर पाया जाता है। माता बाला सुंदरी का मंदिर, तो ये दो ही मंदिर है यहाँ पर। और माता बाला माई सुंदरी का मंदिर अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो ये बड़ा गांव है।
बड़ा गांव है। ये दो ही मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल की। तो पर्यटन स्थल भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो सबसे पहले छावनी चर्च है यहाँ पर। उसके अलावा सेंट जेम्स का चर्च है यहाँ पर। सेंट संत को बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में संत बोलते हैं, वही सेंट है। उसके अलावा 5 पीरों की मजार है यहाँ पर। पांच पीरों की मजार है यहाँ पर। उसके अलावा नूरी दरगाह है यहाँ पर। उसके अलावा मीर साहिब का मकबरा। उसके अलावा बू अली शाह का मकबरा भी यहीं पर है। बू अली शाह का मकबरा। उसके अलावा मामा भांजा सराय यहीं पर है। मामा भांजा सराय यहीं पर है। उसके अलावा यहाँ पर मामा भांजा सराय जरासंध का किला है। जरासंध का किला है यहाँ पर। उसके अलावा कोहाड़ पोस्ट मीनार, कोहाड़ पोस्ट मीनार। उसके अलावा परासर तालाब है यहाँ पर। परासर तालाब गजपत सिंह का किला। गजपत सिंह का किला। गजपत सिंह का किला भी यहीं पर है। उसके अलावा करनाल का किला यहीं पर है। करनाल का किला यहीं पर है। उसके अलावा अटल पार्क, अटल पार्क। उसके अलावा कुषाण स्तूप है यहाँ पर। कुषाण स्तूप पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ये असम में है। असम में है। उसके अलावा गांधी मेमोरियल हॉल, इसको पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। ये भी याद रखिएगा।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से इसको जाना जाता था। उसके अलावा कर्ण की झील है यहाँ पर, कर्ण झील है, एक चक्रवर्ती झील है यहाँ पर। चक्रवर्ती झील है यहाँ पर। तो ये थे इसके पर्यटन स्थल। अब ये थे इसके पर्यटन स्थल। मेले मेले बचे हुए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, और ये है कि ये याद करके बताएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि करनाल में कौन कौन सी तहसील है। उसके अलावा अब आगे हम पढ़ते हैं मेले। मेले भी यहाँ पे काफी ज्यादा लगते हैं। एक तो यहाँ पर लगता है देवी का मेला। देवी का मेला लगता है। उसके अलावा गोगा पीर का मेला लगता है यहाँ पर। गोगा पीर का मेला लगता है। उसके अलावा पंडू मेला लगता है। पंडू मेला लगता है। एक यहाँ पर पराशर मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर छड़ियों का मेला लगता है। छड़ियों का मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर बाबा सिमरन दास का मेला लगता है। बाबा सिमरन दास का मेला लगता है यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक गांव है ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, और वो है सालवन गांव। सबसे ज्यादा मेले सालवन गांव में लगते हैं। ये याद रखना है, इसलिए इसे मेलों का गांव कहा जाता है। इसलिए इसे मेलों का गांव कहा जाता है। तो ये थे यहाँ के मेले। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ व्यक्तित्वों के बारे में कि यहाँ पर महान व्यक्तित्व कौन कौन हुए, कौन कौन ऐसे हैं। तो यहाँ पर सबसे फेमस जो पर्सनालिटीज हैं वो एक कल्पना चावला है, और जिनके भी बारे में हम बात करेंगे वो सारे फेमस हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो फेमस नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कल्पना चावला। प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला, और ये भारतीय दूसरी इंसान है जो चांद पे गई थी। इससे पहले एक
आदमी भी जा चुका था, लेकिन ये महिला प्रथम थी। भारत की प्रथम महिला जो चांद पे गई थी। ये भारत की प्रथम महिला, लेकिन भारत की थी दूसरी इंसान जो चांद पर गई थी। अगर बात की जाए इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। जन्म इसका 1 जुलाई 1961 को हुआ था। और इसका जो बचपन का नाम था वो था मोंटो। अगर पूछ लिया जाए इसका बचपन का नाम क्या है तो याद रखना है मोंटो है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रथम पहली बार ये चांद पर कब गई थी, तो ये 1997 में गई थी। पहली बार नासा में चयन हुआ था उस टाइम इसका 1994 में चयन हुआ था। चांद पर 1997 में गई थी। नासा में चयन हुआ था इसका 1994 में। और पहली बार अंतरिक्ष की बात की जाए तो 1997 में गई थी। और दूसरी बार 2003 में गई थी। 2003 में गई थी और 2003 में वापस आते समय इसकी मौत हो गई थी। तो इसलिए याद रखना है मृत्यु 1, 2, 3 इसमें इसकी मृत्यु हुई थी। उसके अलावा एक और है, यहीं पे बात कर लेते हैं उसके बारे में, वो है लियाकत अली। लियाकत अली, इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह पाकिस्तान का प्रथम पीएम था। पाकिस्तान का प्रथम पीएम था और पहला रक्षा मंत्री था और पहला विदेश मंत्री था। ये तो रही पाकिस्तान की बात। उसके अलावा भारत का जो पहला मंत्रिमंडल चुना गया था उसमें वाणिज्य मंत्री भी था। भारत की तरफ से ये वाणिज्य मंत्री भी रहा है। वाणिज्य मंत्री भी रहा है। तो ये थे इसके दो प्रसिद्ध। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। उसके अलावा एक है मेहताब विर्क। मेहताब विर्क ये पंजाबी सिंगर है। उसके अलावा बात की जाए तो एक है यहां से अश्विनी चोपड़ा। एक यहां से अश्विनी चोपड़ा रहे हैं। इसके नाम दो उपाधियां हैं। एक तो ये पूर्व सांसद है और उसके अलावा पंजाब केसरी अखबार के संपादक भी रहे थे। पंजाब केसरी अखबार संपादक हमारे यहाँ आज भी चलता है पंजाब केसरी अखबार। तो एक ही उसके संपादक रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए उस सांसद के बारे में बताइए जो सांसद भी रहे हैं और पंजाब केसरी अखबार के संपादक भी रहे हैं, तो अश्विनी लाल चोपड़ा जी हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक कौटिल्य पंडित जिसको गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है।
कौटिल्य पंडित, इसको गूगल बॉय की उपाधि दी गई है। कौटिल्य पंडित है। उसके अलावा यहाँ से एक अजमेर चोपड़ा है। अजमेर चोपड़ा, इनका जो संबंध है वो वॉलीबॉल से है। इनका जो संबंध है वो वॉलीबॉल से है। और इसके बारे में चीज याद रखनी है, 1982 को इसको पद्म श्री मिला था, सॉरी अर्जुन अवार्ड। इसको अर्जुन अवार्ड मिला था। उसके अलावा यहाँ से बास्केटबॉल से एक और रही है, वो है सीबा मोगन। सीबा मोगन, इसका भी जो संबंध है वो वॉलीबॉल से है। उसके अलावा इसको बास्केटबॉल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बास्केट बॉल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पास दो उपाधि और हैं। एक तो ये इंटरनेशनल मैच में रेफरी रही थी, और उसके अलावा भारतीय टीम की ये कोच भी रही है। तो ये दो उपाधियां और हैं इसके नाम में। उसके अलावा अब हम बात करें तो यहाँ पर एक अनीस बेनवाल है, जिनका संबंध शूटिंग से है। अनीस बेनवाल, अनीस बेनवाल, इसका जो संबंध है वो शूटिंग से है। उसके अलावा यहाँ से एक क्रिकेटर भी हुए हैं, नवदीप सैनी। नवदीप सिंह सैनी यहाँ के क्रिकेटर हैं। तो ये थे इनके महान व्यक्तित्व जिनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच जाते हैं जिनके बारे में हमको डिटेल से बात करनी है, और वो है दो तीन चीज है। एक तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, करनाल का नामांकन, मंडल, तहसील, शिक्षा, मंदिर, पर्यटन स्थल, मेले, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। हाँ, तो एक तो हमसे रहता है यहाँ का इतिहास। इतिहास इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं। तराइन के युद्ध, तराइन के युद्ध, अगर बात की जाए पहले युद्ध की, पहला युद्ध तो ये 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वे मोहम्मद गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। उसके अलावा जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1192 में। वो भी इन दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन उसको मोहम्मद गोरी जीता था। मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके वो अपने साथ ले गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा युद्ध भी हुआ था जो 1215-16 में हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था 1215-16 में, जो हुआ था
इल्तुतमिश व कुबाचा के बीच में। ये 3 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं यहाँ पर त्राइन के। उसके अलावा यहाँ पर एक करनाल का युद्ध भी हुआ था। करनाल का युद्ध भी यहाँ पर हुआ था और ये हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला के बीच और नादिर शाह के बीच में हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एक रियासत भी थी, कुंजपुरा रियासत। कुंजपुरा रियासत भी थी यहाँ पर। और अगर हमसे उसके बारे में पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1739 में हुई थी। 1729 में कुंजपुरा रियासत की स्थापना 1769 में खत्म हो गई थी, 39 में हुई। 1739 में इसकी स्थापना गजपत खान ने की थी। इसकी स्थापना गजपत खान ने की थी। और उसके अलावा ये था इसका इतिहास के बारे में। उसके अलावा एक चीज और पीछे हमसे यहाँ पर रह गई थी पर्यटन स्थल के टाइम पे। यहाँ पे एक चीज और है जो याद रखनी है कि यहाँ पर यूरोपियन सैनिकों की कब्रिस्तान भी है। यूरोपियन सैनिकों का कब्रिस्तान। और यहाँ पे लगभग 500 कब्रें हैं। यहाँ पर लगभग 500 कब्रें हैं। और अगर पूछ लिया जाए ये कब से कब के बीच की हैं, तो 1811 से 1840 के बीच में है। अठारह सौ 1840 के बीच की कब्रें हैं। तो हम इतिहास पढ़ रहे थे। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमसे बच गई हैं, वो और देख लेते हैं हम। वो ये है कि यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है? मिट्टी। मृदा यहाँ पर जलोढ़ पाई जाती है। उसके अलावा अगर ये पूछ ले कि किस प्रकार का जलोढ़ पाया जाता है, बांगर या खादर, तो यहाँ पर बांगर जलोढ़ पाया जाता है। बांगर जलोढ़ पाया जाता है। उसके अलावा अगर पूछ ले सिंचाई किससे की जाती है, सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। उसके अलावा अगर पूछ ले कि यहाँ पर नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे एक तो NH-44 है और एक है NH-709। उसके अलावा एक यहाँ पर हवाई पट्टी भी है। हवाई अड्डा जिसका नाम है नागरिक हवाई अड्डा। नागरिक हवाई अड्डा इसका नाम है। उसके अलावा एक चीज और हमसे बचती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है पराली से
ऊर्जा बनाने वाला पहला कारखाना 2022 वो करनाल में है और 2022 में इसको स्थापित किया गया था। उसके अलावा अगर पूछ ले कि ये एक दिन में इसको कितनी पराली चाहिए, तो इसको पर डे 10,000 kg पराली चाहिए जिससे ये उष्मा बनाए। तो ये था हमारा करनाल, जिसके बारे में हमने सब चीज़ें डिटेल से जानने की कोशिश की। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सारी पीडीएफ उस पर डाल दी जाती हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके और हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यूसली डाली जा रही हैं। तो आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।